गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश बिरादर, सरकारी प्रथम दर्जे कॉलेज चिड़गुप्पा। कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी को लेकर, जो कथा चंदन में संपादित है, जो प्रमिला अंबेकर जी का संपादन किया हुआ नई कहानी को लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मगर उससे पहले मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को, यानी हमारे इस कॉलेज के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वहीं पर जो एक कोना होता है उस कोने के नीचे एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबाइए और आपको जो भी हम लोग क्लासेस इसमें डालेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो इससे पहले मैं आज का जो हमारा कहानी कथा चंदन भाग में से मैंने लिया है उसका मैं स्टडी मटेरियल भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज चुका हूँ। तो उससे पहले आप पढ़िए। पढ़ने के बाद उसके सारांश को जब सुनेंगे तो आपके जीवन में, यानी पूरी ज़िंदगी भर भी आपको वो कहानी याद नहीं जाएगी। ये परीक्षा के हिसाब से आपको इन कहानियों को लेना नहीं है। आपका जो ये कहानियाँ जो आते हैं, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि साहित्य जो है वो इस समाज की आईना होता है। यानी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए उसका जो सीख है, उसका जो तत्व है उसे हमें अपनाना है। तो अपनाना है हमें, उसे सब कुछ अच्छे से उसका जो अंश है उसको लेना है, तब हमें थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आप लोग, मैं जितने भी आपको स्टडी मटेरियल भेज रहा हूँ उसे आप पढ़िए और अपने वाक्य में आप लोगों को आज मैं काम भी देना वाला हूँ। जो पहले का जो कहानी हम लोगों ने सुना था, कफन, शायद कफन था, हाँ कफन, जो कहानी था उस कहानी का आपको अपने वाक्य में घर में पेपर लेकर लिख कर उसे फोटो मार्क, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर कर आपको हमें भेजना है। कहाँ पर भेजना है आपको कुछ मालूम नहीं हुआ तो मैं आपको और एक बार बताता हूँ। जो ये व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है उस व्हाट्सएप के ग्रुप में ही आप उसे भेज सकते हैं। तो पहले कहानी का जो मैं आपको अपने वाक्य में लिखिए और उसके बाद यीशु का जीवन की परिचय दीजिए, वो भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो बुधिया थी, बुधिया का चरित्र चित्रण कीजिए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। कफन में जो लेखक प्रेमचंद जी हैं वो किस तरह से अपने वर्ग संघर्ष को इस कहानी के जरिए किस तरह से वे हमारे सामने रखते हैं, उसका भी आप एक प्रश्न बना के आंसर दे सकते हैं। तो इन 3-4 प्रश्नों को आप बार बार सुनिए और सुनकर उसके आंसर लिखकर मुझे पीडीएफ डाउनलोड कर कर जो भी भेजेंगे उन्हें ही हमारे जो इंटरनल के जो परीक्षाएं होते हैं उसको हम इसी एक आपके तरफ से जितने भी कार्य होते हैं उसके हिसाब से ही हम उसका मोल करते हैं और आपको इंटरनल मार्क्स दिया जाता है। तो मेरी यहाँ एक छोटी सी जानकारी थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी कहानियाँ आप पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं उसे अपने वाक्य में लिखिए और जो भी प्रश्न मैंने कहा है उसके प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसके बाद आज हम दूसरी कहानी लेकर आए हैं आपके सामने, जो जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ कहानी है, वो है आकाशदीप। आकाशदीप एक प्रेम कथा है। तो इस प्रेम कथा को हम देखने से पहले थोड़ा सा हमारे जो आज के इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी का थोड़ा सा किरु परिचय हम करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1880 में
काशी में हुआ था। वे हम कह सकते हैं कि उनका जो जीवन है थोड़ा सा कष्ट में ही गुजरा है। तो उनका परिचय मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में 1889 में एक छोटे से परिवार में काशी में हुआ था। और उनके माँ बाप का देहांत कम उम्र में ही होने से पूरी जीवन की जो भी जिम्मेदारियां थी वे उनके ऊपर आई थी। और वे उनके देहांत के बाद उनके परिवार को भी चलाना था और उन्हें साहित्य की रचना करना भी बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने पहली बार 1911 में उनका पहला कहानी है ग्राम, 1911 में उनका पहला कहानी ग्राम हिंदू पत्रिका में छपा था। और जयशंकर प्रसाद जी ने कविताएं लिखी है, कहानी लिखी है, नाटक, उपन्यास, आलोचना, सब तरह के सभी विधाओं के साहित्य की रचना उन्होंने किया है। और प्रसाद जी का जो लेखन की जो कला है वे इतिहास के रंग को आधुनिकता के चौकट में रखते हैं। यानी इतिहास के कहानियाँ उसके जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी उनके जो लेखन हैं वो इतिहास से संबंधित है, मगर उस इतिहास के लेखन आज के आधुनिकता के चौकट में फिट बैठते हैं। आज के जीवन में भी वो बहुत ही ज़रूरतमंद होते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से थोड़े से कहानियों का मैं आपके सामने विचार या आपके सामने उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो उनका कहानी ग्राम, पुरस्कार, आंधी, दासी, व्रतभंग, देवरथ और आकाशदीप, ये सब कुछ यह बहुत सारे उन्होंने किए हैं, कहानी लिखे हैं। मगर थोड़े से जो क्या कहते हैं उसे प्रसिद्ध कहानियों के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो प्रसाद जी अपनी कहानियों में नारी की सुंदर पात्रों की सृष्टि भी करते हैं और उनकी नैतिकताबद्ध आदर्शता जीवन के बारे में भी वो निर्देशन देते हैं। तो आज की यहाँ जो कहानी है उसका हम देखेंगे, आकाशदीप, जो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तो इस कहानी में एक आंतरिक इच्छा होती है और उसके साथ ही कर्तव्य भी होता है। यानी आंतरिक इच्छा और कर्तव्य के द्वंद्व की कहानी और मानसिक उतार चढ़ाव की कहानी, परंपरागत माने हुए नैतिक आदर्शों को भावना से प्रेरित होकर वैयक्तिक इच्छाओं की बलि देकर एक अदम्य संपत्ति या गौरव पाने की कहानी है आज की ये कहानी। और आज की जो ये कहानी की नायिका है वो है चंपा। तो चंपा इस कहानी की प्रमुख पात्र है। और इस कहानी के जो अन्य पात्र हैं वे मणिभद्र, एक वणिक है, वणिक यानी बिजनेसमैन है, और चंपा के पिताजी इसी मणिभद्र वणिक के पास वे काम पर रहते हैं, यानी एक प्रहरी के काम यानी सैनिक के तौर पर काम करते हैं, क्षत्रिय प्रहरी है। फिर यहीं पर आते हैं बुद्धगुप्त, जो इस कहानी के नायक है। बुद्धगुप्त ये एक जलदस्यु है। जलदस्यु यानी सागर में चोरी करने वाले, यानी बड़े बड़े जो लहर, जो बड़े बड़े नाव होते हैं उसे लूटने वाले जलदस्यु यानी सागर का चोर। तो एक तरह से जलदस्यु है, ये चोर है, मगर ये खानदानी चोर नहीं है, ये भी एक क्षत्रिय का बेटा है। यानी परिस्थितियों के एक क्या कहते थे तूफान में आकर वो चोरी कर रहा था। तो कहानी एक कल्पनाशील एवं कलात्मक चित्रण द्वारा किया गया है। चंपा और बुद्धगुप्त
के जो चरित्र है कलात्मक शक्ति से और कल्पना शक्ति से इतने जीवंत हो गए हैं कि इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे दिल में यह ख्याल जरूर आता है कि चंपा जो है अपने कर्तव्य के लिए, अपने प्यार की जो क्या कहते हैं उसको, बलिदान जो देती है, तो यह बहुत ही मनविद्रावक कहानी है। तो यहाँ पर चंपा मणिभद्र की बेटी है, प्रहरी की बेटी है। बुधगुप्त एक जलदस्यु है। जब मणिभद्र पर, यानी मणिभद्र जो मैंने पहले ही कहा था, मणिभद्र जो बिजनेसमैन है, समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को पहुंचाता है और वहां पर व्यापार करता है, उसका फायदा लेता है। तो ये काम होते रहता है। तो एक बार जहाज जा रही थी, तो उस जहाज पर आक्रमण, ये जो बुधगुप्त है, बुधगुप्त आक्रमण करता है। और ये बुधगुप्त आक्रमण करने के बाद उनके हाथ में पकड़ा जाता है और उसे बांध दिया जाता है। बुधगुप्त तो बांध दिया जाता है, उसके पूरे बदन पर, उसके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। और चंपा भी वहीं पर पड़ी हुई है, यानी चंपा भी उसी नाव में जा रही है, उसे भी बांधकर उसके आंखों में पट्टी बांधी गई है। ये सब कुछ किया किसने? मणिभद्र ने। इन दोनों को जब बांध देते हैं तब वे दोनों बातें करते हुए, वो दोनों नहीं जानते कि दोनों एक स्त्री और पुरुष है, मगर फिर भी वो दोनों बात कर बुधगुप्त से वो छूट जाते हैं और वे दोनों उसके बाद स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं, यानी उससे छूट जाते हैं और एक द्वीप में जाके स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। और चंपा चंपा के स्नेह में आकर जो बुधगुप्त पत्थर हृदय का इंसान था, वो पिघल जाता है और उससे चंपा से प्यार करने लगता है। तो इसके बाद जो प्यार करने लगता है, मगर चंपा सोचती है कि इसे मैं शादी या उसे प्यार मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो समझती है कि जो उसके पिताजी बुधगुप्त के प्रहरी थे, वे डाकुओं के आक्रमण से ही मर गए थे। तो ये बुधगुप्त जो है चंपा के पिताजी का कातिल है, ये वो सोचती है। तो ये इसी तरह ये कहानी चलती है और बुधगुप्त आखिर में हार कर चंपा को, और चंपा का जो जितना भी उसने इस समय में जितना भी उस द्वीप में कमाया था, या कहिए कि पूरा द्वीप उसी का था, उसे छोड़कर वो जाता है। तो ये कहानी का एक बड़ा सा, यानी एक तरफ से एक मोटा सा कहानी है। तो हम इसको और थोड़ा संक्षेप करके भाग में उन्होंने बनाया है। तो एक भाग, दो भाग, ऐसे 6 भाग बनाए हैं। तो 6 भाग के थोड़ा सा कहानी हम संक्षेप में और एक बार हम उसे देखेंगे। तो आज का यह कहानी है आकाशदीप। क्या जी? आज का कहानी का नाम आकाशदीप। तो कहानी में मैंने पहले ही कहा था कि दोनों बंदी हैं, जहाज चल रही है, तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। क्या रे, क्या हुआ, सो गए क्या, मुक्त होना चाहते हो क्या? फिर आज जो अवसर मिला है और आगे कभी नहीं मिलेगा। तो एक आवाज़ आती है, तो वहाँ से दूसरी आवाज़ आती है कि हाँ, मैं इस नाव से मैं आज़ादी चाहती हूँ। तब दोनों मिलते हैं, मिलकर जब समुद्र में हिलोर उठने लगते हैं, यानी तूफान की जो हिलोर आते हैं, हिलोर उठते वक्त चंपा जो लुढ़कती हुई जाकर वहाँ पर जो प्रहरी था उसके म्यान में से एक छोटा सा तलवार निकाल कर लाकर बुधगुप्त को दे देती है।
और बुधगुप्त क्या हो जाता करता है कि पूरे उस आंधी तूफान में सभी लोग अपने अपने काम में रहते हैं, तब बुधगुप्त अपने रस्सी को काट लेता है और चंपा की भी रस्सी वो काट देता है। काट कर थोड़े देर बाद उठ खड़ा हो जाता है। उसे देखकर जो इस नाव को चला रहा था, जो नायक था मणिभद्र, जो वणिक था, वो नायक उसे देखकर, अरे तू कैसे छूट गया, तू कैसे रिहा हो गया? तब वो चंपा की तरफ देखते हुए उसे बताते, इससे मैं रिहा हो गया हूँ। तब ये पूरा जो नाव है ये मेरा है बोल के जो बलभद्र बुधगुप्त जिसे वो नायक से कहता है। तब नायक भी अपना चाकू निकाल लेता है, टटोलता है और निकालता है, और दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है। उस द्वंद्व युद्ध में ही बोलता है जो ये युद्ध जीतेगा, यानी जो दोनों में जो झगड़ा चल रहा है उसे जो जीतेगा उसी का ये नाव होगा। तब भीषण प्रतिघात होता है। दोनों बहुत कुशल है, दोनों में एक तरह से कुश्ती होती है, और इसमें बुधगुप्त नायक को हरा देता है और नायक पर वार करने जाता है। तब नायक उसे प्रार्थना करता है कि उसे छोड़ दो और मैं आपका ही सेवा करते रहूँगा और मैं आपका विश्वासघात नहीं करूँगा। यहाँ वो विनम्र विनती करता है। तब बुधगुप्त उसे छोड़ देता है और वे अब पूरे नाव को लेकर बुधगुप्त चंपा सब निकल जाते हैं। थोड़ी देर होता है, रात हो जाती है और सुबह हो जाता है। नाव में ही है वे, नाव यानी शिप में वो जा रहे हैं। तो वो नाव में जाते जाते बुधगुप्त पूछता है कि हम कहाँ आ गए? तब वो नायक बोलता है कि बाली द्वीप से जो हम लोगों ने सफ़र शुरू किया था, हम उससे बहुत दूर आ गए हैं। ये एक नवीन द्वीप है जो यहाँ कोई आता जाता नहीं है। यहाँ पर जो सिम्हल यानी श्रीलंका, सिम्हल के वणिकों का प्राधान्य है इस द्वीप पर। यहाँ वो द्वीप का जानकारी देता है। तो उस तरफ हम जा रहे हैं बोलने पर भद्रबाहु बोलता है कितने दिनों में हम जाके पहुँचेंगे? तो अगर से वातावरण सही रहा तो 2 दिन में हम वहाँ जाके पहुँच जाएंगे। तो नाविकों की सहायता से नायक जो है वो उस नाव को चलाता है और वो उस शिलाखंड यानी वो जो द्वीप है उस द्वीप के पास वो पहुंचते हैं। तब वो बोलता है कि जरा होशियार हो जाओ, यहाँ पर क्या है, जलमग्न शैलखंड है, थोड़ा होशियार हो जाओ। सब लोग उस द्वीप के पास चले जाते हैं। तब दोनों का टकराने का वो जो द्वीप के पास जाते हैं, उसी समय यहाँ पर जो बलभद्र और बुधगुप्त और चंपा है, दोनों में परिचय कराते हैं। तब बुधगुप्त चंपा से पूछता है कि तुम्हें क्यों बंदी बनाया गया है? तब वो बोलती है कि नहीं, मैं इस जो जो ये मणिभद्र है, मणिभद्र के पास मेरे पिताजी प्रहरी थे, यानी एक तरह से वॉचमैन कह सकते हैं हम आज के लोग, मगर वो क्षत्रिय प्रहरी थे। तो ये प्रहरी थे, वे दुर्भाग्य से कोई जलदस्यु उन्हें मारकर उन्हें पानी में फेंक देता है। यानी मेरे पिताजी के ऊपर जलदस्युओं का आक्रमण हुआ और मेरे पिताजी वीरता से उनसे लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। और मेरे जीवन का एक एम गुरी, हम कहते हैं कि उसे मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं मेरे पिताजी के एक हत्यारे का प्रतिशोध लूँ।
तो मैं प्रतिशोध के जला अग्नि में जल रही थी। मगर जो मणिभद्र है, जो नायक नाव क्या कहते हैं उसे, जो वणिक है, उसकी जो नीयत थी वो चंपा के ऊपर खराब हुई थी और वहाँ चंपा को अपनाने के लिए उद्देश्य से चंपा के पास हो जाता है। तब चंपा उसे धुतकार देती है, यानी चंपा उसे क्या कहते हैं उसको, रिजेक्ट कर देती है। तब वो गुस्से में आकर चंपा को उसी नाव में सैनिक प्रहरियों के सहायता से उसके हाथ पांव बंध के उसकी आंखों पर पट्टी बांध दिया होता है। तो यहाँ चंपा अपने बारे में बताती है। उतने में ही वो जो नाव है वो जलमग्न शैलखंड से टकराती है। तब उन्हें समझ में आता है कि हम द्वीप के पास पहुंच गए और नाव टकराई और चंपा कूद पड़ी और देखते हैं कि इतना बड़ा सा द्वीप है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। तब वो बुद्धगुप्त सोचता है कि इसका नाम क्या है, क्या होगा, इसका तो कोई नाम ही नहीं है। तो मैं आज से इस द्वीप का नाम मैं चंपा द्वीप रखूँगा, यहाँ कहता है। सब लोग हंस पड़ते हैं और वे द्वीप में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद चंपा बुद्धगुप्त इसने अपने उसी जगह के जो द्वीप था उसने एक ऐसा द्वीप बनाया कि वहाँ के जो आजू बाजू के द्वीप थे उससे भी सुंदर और सबसे अच्छा समृद्ध द्वीप उसने बनाया और वहाँ का राजा वो बन बैठा। और जो उसके आजू बाजू में बाली, जवावा, सुमात्रा के जो वाणिज्य जो स्थल थे वहाँ पर जाकर अपने नाव से जाकर वहाँ पर व्यापार किया। उसने बहुत सारा पैसे कमाए और बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। यह सब कुछ होने तक 5 साल बीत गए थे। चंपा और बुद्धगुप्त दोनों 5 साल से साथ में वो रह रहे थे। तो चंपा क्या करती है, रोज जब रोज शाम होती है तब चंपा समुद्र के किनारे में जाकर एक खंबे के सहारे द्वीप लगाकर उसे रस्सी के सहारे खंबे के ऊपर लटका देती है। यहाँ वो रोज करती है। तब एक बार बुद्धगुप्त पूछता है कि चंपा को, ये द्वीप के पास तुम ये दीप क्यों जलाती हो? तब चंपा याद करती है कि जब मैं छोटी थी मेरी माँ भी रोज समुद्र के किनारे यह दीप लगाया करती थी और उससे प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पिताजी अगर से समुद्र में भटक जाएंगे तो इस द्वीप के सहारे वे रास्ता पाएंगे। यहाँ उसकी एक प्रबल एक आस्था थी। तो मैं भी उसी आस्था के कारण ये दीप रोज मैं लगाती हूँ। इसे क्या कहते हैं बोलने पर वो बोलती है आकाश दीप है ये। और मेरे पिताजी जब वापस आते, यहाँ और एक बात भी वो कहती है, जब वो पिताजी वापस आते तब बहुत आश्चर्य होता उनकी बात सुनकर कि कई बार वे समुद्र में भटक गए थे मगर कौन सी शक्ति थी जो उन्हें सही रास्ते पे लेकर आई वो नहीं जानते। तो यहाँ वो सोचती हैं कि ये उसकी माँ का जो द्वीप लगाने का जो सिलसिला है उसी से वे अपने पिताजी को रास्ता मिलता होगा। यहाँ उसका एक प्रबल एक मानना है। तो यहाँ सब कुछ होने के बाद चंपा के पीछे पीछे वो जो बुद्धगुप्त है प्यार का इजहार बहुत बार करता है और एक बार इजहार करता है, यानी उसका जो अपने दिल की बात है उसके सामने वो रखता है। तो एक भाग में
तो अब इसका अगला भाग हम आगे देखेंगे। तो आप सभी लोग जो मैं स्टडी मटेरियल भेजा हूँ तो उसको आप अच्छे से पढ़िए और पढ़कर इस कहानी को आप सुनिए। यहीं पर मेरा पहला अंश मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारी कॉलेज जल्दी चालू हो जाए और हम लोग रोज़ ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन में क्लास करें। तो यहाँ पर मेरी बात मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।